नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में हम आज कुछ विधेयक पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक, एमपी एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021। क्या उद्देश्य है इसका? मध्य प्रदेश में आबकारी संबंधी अपराधों को हतोत्साहित करना। इस हेतु विभिन्न प्रकार के अपराध पर अधिरोपित होने वाली शास्ति, दंड तथा फाइन में वृद्धि करने के लिए ही ये अधिनियम लाया गया है। कब लाया गया इसे? अगस्त 2021 में। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है। कुछ इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बात इसमें कहा गया है कि जो धारा, इस अधिनियम की धारा 49A, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, यानी सरकार जहरीली शराब को रोकना चाहती है, उस पर पाबंदी लगाना चाहती है और इसीलिए दंड का प्रावधान किया इसमें। जैसे आप देखेंगे इसमें कि जहरीली शराब के सेवन से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस अपराध के लिए दोषी को आजीवन कारावास हो सकता है और मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। और यह भी कहा गया कि न्यूनतम 20 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। दूसरी बात इसमें कही गई है कि मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा सेवन से अगर शारीरिक क्षति होती है तो पहली बार में 2 से 8 वर्ष का कारावास हो सकता है और न्यूनतम 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और अगर इस अपराध की पुनरावृत्ति होगी, यानी दूसरी बार यह अपराध किया जाएगा, तो 10 वर्ष से 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान इस एक्ट के तहत रखा गया है। तो ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। इसमें अगली बात ये कही गई है, अभी हमने देखा कि जो मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा है उससे अगर शारीरिक क्षति होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा मिल जाती है तो भी दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो पहली बार में क्या होगा? न्यूनतम 6 माह, यानी 6 माह से 6 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं अपराध की पुनरावृत्ति पर क्या होगा? न्यूनतम 6 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें अगली बात कही गई है कि किसी आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करे तो फिर क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु यही है कि मध्य प्रदेश में महुआ आधारित शराब को मुख्य धारा में लाने के लिए उसे हेरिटेज या पारंपरिक मदिरा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे क्या लाभ हो सकते हैं, यही बताने की कोशिश अगली लाइनों में की जा रही है। इससे नियंत्रित निर्माण एवं विक्रय के लिए विभाग द्वारा नियम निर्धारित किए जाएंगे। इससे महुआ से निर्मित मदिरा के लघु उद्योग प्रोत्साहित होंगे, ये पहला फायदा होगा। और अधिनियम में पहले से ही प्रावधानित आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो यथावत सुरक्षित रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 में आया उसे हमने देखा। और अब हम आगे चलते हैं। अगला एक्ट है जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021। क्या उद्देश्य है इस विधेयक के? पहली बात इसमें कही जा रही है कि लोक व्यवस्था की अशांति के दौरान संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली करना। ठीक है, दूसरी बात क्या कही जा रही है कि किए गए नुकसान का निर्धारण करने तथा प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करना। अगली बात है, इससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु ये विधेयक लाया गया है। तो यहाँ पर हमें 2-3 बातें ध्यान रखना है कि संपत्ति का क्या मतलब है। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि लोक और निजी संपत्ति। ठीक है, अभी हमने विधेयक ही लिखा हुआ है कि लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें दावा अधिकरण, तो हमें ये टर्म समझने पड़ेंगे। आगे चलते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख लेते हैं। या इससे पहले आप इसमें ये समझ लें कि संपत्ति का क्या मतलब है
और नुकसान पहुंचाने वाला कार्य, इससे क्या तात्पर्य है? तो इस विधेयक के अंतर्गत जो नुकसान पहुंचाने वाला कार्य, इससे आशय है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह जो कि उक्त जमाव के भाग थे द्वारा सांप्रदायिक दंगा, हड़ताल, बंद प्रदर्शन, जुलूस, ठीक है, यातायात का घेराव, ऐसा कोई जमाव जो किसी भी नाम से जाना जाता है के कारण संपत्ति को कोई हानि या नुकसान पहुंचाने का कोई भी कार्य किया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि नुकसान पहुंचाने वाला कार्य किया गया है। अगली बात है कि संपत्ति का मतलब क्या है इसमें, ठीक है। तो संपत्ति से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति जिसमें सम्मिलित है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई स्थानीय प्राधिकरण, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी या कोई कंपनी या किसी केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई भी कानूनी निकाय या कोई संस्था या कोई उपक्रम। तो बहुत ही व्यापक रूप से संपत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी जो हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था, सभी को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नुकसान पहुंचाने वाले कार्य को भी बताया गया कि क्या मतलब है। अब हम इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख लेते हैं। जैसे पहला है कि दावा याचिका प्रस्तुत करना। अगर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा तो दावा याचिका कैसे की जा सकती है, किसके समक्ष की जाएगी? तो हमने समक्ष तो जानते हैं कि इसके लिए हमने देखा ना कि यहाँ पर दावा अधिकरण के गठित होने की बात कही गई है, तो वहीं याचिका प्रस्तुत की जाएगी। कौन करेगा? सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो वहाँ जिला मजिस्ट्रेट या सार्वजनिक संपत्ति का भार साधक अधिकारी उस तारीख से 30 दिवस के भीतर दावा याचिका प्रस्तुत कर सकता है। ये सार्वजनिक संपत्ति के मामले में है। अगली बात निजी संपत्ति के मामले में है कि अगर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है ना, वहाँ वह व्यक्ति जो उक्त क्षतिग्रस्त संपत्ति का स्वामी है या वो संपत्ति उसके कब्जे में है या नियंत्रणाधीन है, तो उस तारीख से 30 दिन के भीतर वो दावा याचिका प्रस्तुत कर सकेगा। जैसा कि हमने कहा कि दावा याचिका दावा अधिकरण में दी जा सकेगी। अब दावा अधिकरण का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। इसमें एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। तो एक या अधिक सदस्यों से मिलकर गठित होगा, जैसा कि राज्य सरकार नियुक्त करना उचित समझे। जहां इसके 2 या अधिक सदस्य होंगे वहां उनमें से एक को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या है कि इसमें कौन अध्यक्ष हो सकता है या कौन सदस्य हो सकता है, उसकी बातें कही जा रही हैं। तो सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, जिसने जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष या अधिक की सेवा की हो, तो ये पहली शर्त हो गई। एक और चीज कही जा रही है कि अधिकारी जिसने राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न श्रेणी का पद धारण ना किया हो या समकक्ष अधिकारी, यानी कम से कम वो सचिव रहा हो, ठीक है, तो ये सदस्य बन सकते हैं। दावा अधिकरण के कर्तव्य क्या होंगे? दावा अधिकरण का कर्तव्य होगा कि संपत्ति को कारित नुकसान अवधारित करे, उसका उचित प्रतिकर अधिनिर्णित करे। अगली बात इसमें कही जा रही है कि दावा अधिकरण जांच करने में सहायता के लिए दावा आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगा, ठीक है। और अगली बात इसमें क्या कही जा रही है? दावा अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा इस अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध का पालन करेगा। दावा अधिकरण प्रत्येक दावा आवेदन का यथासंभव 3 माह के भीतर जो निर्णय है वो सुनिश्चित कर सकेगा। ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 3 माह के भीतर, ठीक है। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं, यानी इसे सिविल न्यायालय ही समझा जाएगा। अगली बात है कि दावा अधिकरण द्वारा पारित किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील, यानी यहाँ पर अपील की बात की जा रही है कि आप अपील तो 90 दिवस के भीतर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो इस अधिनियम के माध्यम से हमने समझा कि जो मध्य प्रदेश में लोक और निजी संपत्ति का नुकसान है उसका निवारण कैसे किया जाएगा और नुकसान की वसूली कैसे की जाएगी, इसी संबंधित ये विधेयक है। और अब हम आगे चलते हैं। अगला एक्ट है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021।
क्या उद्देश्य है इसका? प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का प्रतिषेध कर धार्मिक स्वतंत्रता तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक। यानी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उस पर लगाम कसना। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं। धारा 3 में क्या कहा गया है? इस अधिनियम में एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब विधि विरुद्ध आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन करा रहे हैं तो उसी को रोकने की बात यहाँ पर कही गई है। क्या कहा गया इसमें? कोई व्यक्ति प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्षता या अन्यथा संपरिवर्तित नहीं करेगा। ऐसे संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी धर्म संपरिवर्तन जो इस धारा के प्रावधानों के विपरीत किया गया है वह अकृत और शून्य समझा जाएगा, यानी वो धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये धारा 3 हो गई। अब धारा 3 के उपबंधों का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड भी बताए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। जैसे अगर धारा 3 के उपबंधों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो क्या कहा गया है? उसे कारावास होगा 1 से 5 वर्ष का और जुर्माना 25,000 तक का हो सकता है। ठीक है, लेकिन धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है किसके संदर्भ में? अप्राप्य वय, जो 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है, उसके संबंध में ये किया जाता है तो क्या होगा? कारावास उसे होगा 2 से 10 वर्ष का और जुर्माना 50,000। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगली बात है कि जो कोई भी उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से भिन्न किसी धर्म के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है और अपना धर्म इस प्रकार छिपाता है कि अन्य व्यक्ति जिससे वह विवाह करना चाहता है विश्वास करता है कि उसका धर्म वास्तव में वही है जो कि उसका है, तो उसके लिए क्या कहा गया है? कहने की बात इसमें यह है कि अगर अपने धर्म को छिपाकर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह किया जा रहा है तो ऐसा विवाह अमान्य होगा और उसके लिए 3 से 10 वर्ष का कारावास होगा और 50,000 का जुर्माना होगा। ये ध्यान रखना है कि छल कपट से अगर कोई विवाह करता है। अगली बात इसमें सामूहिक धर्म संपरिवर्तन से संबंधित है कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन यानी एक से ज़्यादा लोग, 2 से अधिक लोग धर्म में परिवर्तन कर लें, तो अगर जानबूझकर जबरन कराया जा रहा है तो कारावास क्या होगा? 5 से 10 वर्ष का और जुर्माना 1 लाख रुपए। एक चीज़ और इसमें कही गई है कि अगर उत्तरवर्ती अपराध होगा या अपराध की पुनरावृत्ति होगी तो उस दशा में कारावास 5 से 10 वर्ष का होगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर कही गई है, किसी व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तित करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत होगा और शून्य होगा, यानी वो विवाह नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म में परिवर्तन के उद्देश्य से वो विवाह किया गया है या कराया गया। कोई व्यक्ति जो धर्म संपरिवर्तित करना चाहता है इस कथन के साथ कि वह स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से तथा बिना किसी बल या प्रलोभन के अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा धर्म संपरिवर्तन से 60 दिवस पूर्व। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा से अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो बिल्कुल करे वो, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन इससे संबंधित घोषणा उसे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष करनी पड़ेगी और 60 दिन बाद ऐसा मान लिया जाया है कि उसका धर्म परिवर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब कहने की बात यहाँ पर यही है कि जो धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है उस पर लगाम कैसे। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तित करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं। इसमें इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञानात्मक होंगे, अजमानती होंगे, सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होंगे। संज्ञानात्मक मतलब वारंट की जरूरत नहीं होगी,
अजमानती जमानत नहीं मिलेगा और सत्र न्यायालय इस पर विचार करेंगे। ठीक है। एक बात और यहाँ पर कही गई है कि जो इस अधिनियम के अधीन जो पंजीकृत कोई भी अपराध होगा तो उसका अन्वेषण एसआई से निम्न पद का पुलिस अधिकारी नहीं करेगा, यानी पुलिस उप निरीक्षक से निम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस एक्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज के इस सेशन में हमने 3 महत्वपूर्ण एक्ट पढ़े जो हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे पहला हमने क्या पढ़ा, पहला एक्ट जो आज हमने पढ़ा वो है मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2021। ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानों की वसूली विधेयक। और तीसरा हमने पढ़ा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।